स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ में अक्सर एक चीज़ नज़रअंदाज हो जाती है, वो है लक्षणों की अवधि। मतलब सिम्टम्स कितने टाइम तक रहते हैं और ये डायग्नोसिस में कितना मैटर करता है। हमारे पास एक चार्ट है जिसमें अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स लिस्टेड हैं और साथ में ये भी कि डायग्नोसिस के लिए सिम्टम्स कम से कम कितने टाइम तक रहने चाहिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे क्यों कुछ हफ्ते के लक्षण एक बात है और महीनों या सालों तक रहना बिल्कुल दूसरी। ये टाइम ड्यूरेशन डायग्नोसिस को कैसे बदल सकता है, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस में ये जो टाइम का एंगल है, ये बहुत क्रिटिकल है। ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट चेक करना नहीं है। सिम्टम्स कितने समय तक रहते हैं, इससे हमें कंडीशन की नेचर समझ आती है। मतलब, क्या ये कोई टेम्पररी रिएक्शन है या फिर कोई ज़्यादा स्थायी, शायद क्रॉनिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा है। और जैसा आपने कहा, इसी से तय होता है कि इलाज कैसे किया जाए। ये चार्ट इसी टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन को अलग अलग कैटेगरीज में दिखा रहा है। हाँ, चार्ट देखते ही लगता है कि टाइम स्केल कितना वाइड है, कुछ हफ्ते से लेके कई साल तक। और अलग अलग ग्रुप्स भी हैं। स्लीप डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, साइकोटिक, मूड डिसऑर्डर। तो शुरुआत करते हैं उनसे जिनकी अवधि बहुत कम है। जैसे इसमें ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर दोनों के लिए लिखा है 1 महीना। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये दोनों ही स्थितियां आमतौर पर किसी बड़े स्ट्रेस या ट्रॉमा के बाद एक तीव्र प्रतिक्रिया के तौर पे देखी जाती हैं। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि व्यक्ति अचानक रियलिटी से जैसे कट जाता है। कुछ भ्रम हो सकते हैं, हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, पर जैसा नाम है ब्रीफ, ये संक्षिप्त होता है 1 महीने से कम। और वैसे ही अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये किसी ट्रॉमेटिक घटना के फौरन बाद हो सकता है। इसमें एंग्जाइटी होती है, वो घटना बार बार याद आती है, पर ये भी 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये ड्यूरेशन यहाँ जरूरी क्यों है? देखिए, ड्यूरेशन यहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मदद करता है। मतलब ये समझने में कि ये क्या है और क्या नहीं है। जैसे अगर अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण वो 1 महीने से ज्यादा खिंच जाएं, तो डायग्नोसिस बदल सकता है। वो फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी बन सकता है। ओके। भी चलने वाली। इसी तरह अगर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के लक्षण 1 महीने से ज्यादा चले गए, तो सोचना पड़ता है कहीं ये सिजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर तो नहीं, जिसके लक्षण सिजोफ्रेनिया जैसे ही होते हैं पर 1 से 6 महीने तक रहते हैं। अच्छा, और अगर 6 महीने से भी ज्यादा हो गए तो फिर शायद सिजोफ्रेनिया हो, जो एक गंभीर लंबी चलने वाली मानसिक बीमारी है। तो ये टाइम हमें इनके बीच फर्क करने में मदद करता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे टाइमलाइन बदलने से डायग्नोसिस ही बदल जाता है। अच्छा, अब उन पर आते हैं जिनके लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। मतलब 1 महीना। चार्ट में पैनिक डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंग्जाइटी, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, डिल्यूजनल डिसऑर्डर और जैसा आपने बताया पीटीएसडी भी। और स्किज़ोफ्रेनी के लिए 1 से 6 महीने। तो ये 1 महीने की सीमा क्या दिखाती है? हाँ, ये जो 1 महीने की ड्यूरेशन है, ये अक्सर इशारा करती है कि लक्षण अब सिर्फ एक मोमेंट्री रिएक्शन नहीं रहे। वो कुछ हद तक स्टेबल हो गए हैं। जरूरी नहीं कि परमानेंट हो, पर कुछ टाइम से लगातार बने हुए हैं। जैसे पैनिक डिसऑर्डर है, उसमें सिर्फ 1-2 पैनिक अटैक आना काफी नहीं होता। डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि बार बार अप्रत्याशित अटैक आएं और साथ में कम से कम 1 महीने तक व्यक्ति को फिर से अटैक आने की चिंता बनी रहे, या वो उन जगहों पर जाना बंद कर दे जहां उसे डर लगता है कि अटैक आ सकता है। समझ गया। ऐसे ही डेल्यूजनल डिसऑर्डर में व्यक्ति को कम से कम 1 महीने तक ऐसे पक्के झूठे विश्वास होते हैं जो सच नहीं होते। तो ये अवधि दिखाती है कि प्रॉब्लम बनी हुई है और शायद अब इंटरवेंशन की जरूरत है। ठीक है, तो 1 महीना मतलब तीव्र प्रतिक्रिया, 1 महीना मतलब कुछ स्थिरता आ गई है। अब आते हैं 6 महीने वाली सीमा पर। 6 महीने, ये चार्ट में कई सारे डिसऑर्डर्स के लिए है। एडीएचडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ओडीडी, फोबिया, जीएडी और सिसोफ्रेनिया भी। ऐसा लगता है कि ये 6 महीने का मार्क काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। 6 महीने की अवधि को अक्सर एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा माना जाता है। ये आम तौर पर उन कंडीशंस की दृढ़ता, मतलब परसिस्टेंस का संकेत देती हैं जिनके अपने आप ठीक होने के चांस कम होते हैं। खासकर उन विकारों में जो बचपन में शुरू होते हैं,
जैसे आपने गिनाए ADHD, जिसमें ध्यान लगाने में दिक्कत, हाइपर एक्टिविटी होती हाँ, है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें पढ़ने लिखने या गणित में मुश्किल होती है। हाँ, या ODD, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा अवज्ञाकारी, विरोधी होता है। इनके लिए 6 महीने की ड्यूरेशन ये पक्का करती है कि सिर्फ बच्चे का मूड या कुछ दिन का बर्ताव नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है जो उसके डेवलपमेंट और फंक्शनिंग पर असर डाल रहा है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी यही है। हाँ जैसे फोबिया और GAD। हाँ जैसे फोबिया है किसी खास चीज या सिचुएशन का बहुत ज्यादा इरेशनल डर, या GAD जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारी चीजों को लेकर बेवजह और बहुत ज्यादा चिंता होती है। इनमें भी 6 महीने की अवधि ये दिखाती है कि चिंता सिर्फ किसी तात्कालिक स्ट्रेस का रिएक्शन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सोचने और महसूस करने का एक स्थायी पैटर्न बन गई है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर रही है। और सिजोफ्रेनिया के लिए तो हमने बात की, 6 महीने उसके क्रॉनिक लॉन्ग टर्म नेचर को दिखाता है। इस अवधि के बाद इलाज भी अक्सर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पे फोकस करता है। ये समझना वाकई मददगार है कि ये 6 महीने की सीमा क्यों इतनी कॉमन है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि स्थिति की गंभीरता और स्थायित्व का इंडिकेटर है। अब चार्ट में और आगे देखें तो ड्यूरेशन और भी लंबी है। टिक डिसऑर्डर और DMDD के लिए 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर, और डिस्थीमिक और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर के लिए 2 साल से ज्यादा, 2 इयर्स। ये लंबी अवधियां क्या बताती हैं? ये जो लंबी अवधियां हैं, 1 साल, 2 साल, ये उन स्थितियों की क्रॉनिक यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रकृति को दर्शाती हैं। जैसे टिक डिसऑर्डर है, इसमें अचानक तेज बिना किसी रिदम के मोटर मूवमेंट या आवाजें टिक्स निकलती हैं। 1 साल से ज्यादा की अवधि टूरेट सिंड्रोम या परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। अच्छा। फिर है DMDD, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये बचपन का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है और उसे बार बार बहुत तेज गुस्सा आता है। 1 साल की अवधि ये कंफर्म करती है कि ये सिर्फ एक फेज नहीं है। और डिस्थीमिया, जिसे आप परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या PDD भी कहते हैं, ये एक लो ग्रेड क्रॉनिक उदासी है। अडल्ट्स में डायग्नोसिस के लिए कम से कम 2 साल तक ज्यादातर दिनों में मूड उदास रहना जरूरी है। ये मेजर डिप्रेशन के तेज एपिसोड से अलग है। और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में कम से कम 2 साल तक मूड में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हल्की उन्माद यानी हाइपोमैनिक और हल्की उदासी यानी डिप्रेसिव के लक्षण, लेकिन ये फुल मैनिक या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के क्राइटेरिया पूरे नहीं करते। तो ये लंबी ड्यूरेशन बताती है कि ये कंडीशंस व्यक्ति की लाइफ का एक लगातार हिस्सा बन गई है। हाँ बिल्कुल, और उन्हें अक्सर लगातार मैनेजमेंट और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। चार्ट में कुछ और चीजें भी हैं। स्लीप डिसऑर्डर में नार्कोलेप्सी है 3 महीने, और मूड डिसऑर्डर में मेजर डिप्रेसिव और बाइपोलर के मैनिक लक्षण भी हैं जिनकी ड्यूरेशन अलग है, जैसे मैनिक के लिए 1 हफ्ता। इनके बारे में थोड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि हर कैटेगरी के अंदर भी विविधता है। नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, अचानक नींद के दौरे पड़ते हैं। डायग्नोसिस के लिए ये लक्षण कम से कम 3 महीने तक रहने जरूरी हैं। और मूड डिसऑर्डर्स में ड्यूरेशन एपिसोड पर आधारित होती है। एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के डायग्नोसिस के लिए उदास मूड या चीजों में रुचि कम होना जैसे लक्षण कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार होने चाहिए। 2 हफ्ते। ओके। जबकि एक मैनिक एपिसोड जो बाइपोलर डिसऑर्डर का हिस्सा है, उसके लिए बढ़ा हुआ मूड, एनर्जी, एक्टिविटी जैसे लक्षण कम से कम 1 हफ्ते तक रहने चाहिए, या अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो किसी भी ड्यूरेशन तक। लेकिन बाइपोलर या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो ओवरऑल डायग्नोसिस है, वो अक्सर इन एपिसोड्स के होने, उनके पैटर्न और कितनी बार होते हैं इस पर निर्भर करता है, सिर्फ एक एपिसोड की ड्यूरेशन पर नहीं। ठीक है, तो अगर हम समेटें तो ये ड्यूरेशन इतनी ज़रूरी क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसके बेसिकली 3 मुख्य कारण हैं जिन पे हमने बात भी की है। पहला, डायग्नोसिस की सटीकता, मतलब एक्यूरेसी और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ड्यूरेशन हमें एक जैसे लक्षणों वाली अलग-अलग कंडीशंस में फर्क करने में मदद करती है। हाँ, जैसे ASD और PTSD। बिल्कुल, या मेजर डिप्रेशन और PDD। दूसरा, ट्रीटमेंट प्लानिंग। ड्यूरेशन से पता चलता है कि किस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए शायद ब्रीफ थेरेपी काफी हो, जबकि क्रॉनिक कंडीशंस के लिए लॉन्ग टर्म इलाज, दवा, मैनेजमेंट जरूरी हो सकता है। और तीसरा, प्रोग्नोसिस, यानी कि बीमारी का आगे का कोर्स कैसा रहेगा। ड्यूरेशन से हमें इसका अंदाजा लगता है।
शॉर्ट ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम शायद पूरी तरह ठीक हो जाएं, जबकि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली में उतार चढ़ाव रहते हैं और फोकस मैनेजमेंट पर होता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये चार्ट और ये टाइम ड्यूरेशन ये सिर्फ एक गाइड है, एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू। असली डायग्नोसिस सिर्फ ड्यूरेशन पर आधारित नहीं होता। लक्षणों की सीवियरिटी कितनी है, वो व्यक्ति की रोज़ की ज़िंदगी, काम, पढ़ाई, रिश्तों पर कितना बुरा असर डाल रहे, और दूसरे स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे कितने और किस तरह के लक्षण हैं, ये सब चीज़ें उतनी ही या शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही कहा। ड्यूरेशन बस एक पीस है पूरी पजल का। एग्जैक्टली। एक सही डायग्नोसिस के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा पूरा असेसमेंट जरूरी है। सिर्फ टाइम देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि लक्षणों की अवधि, मतलब वो कितने समय तक टिकते हैं, ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस को समझने और उनमें फर्क करने के लिए एक अहम पहेली का टुकड़ा है। ये हमें तीव्र, बार बार होने वाली या पुरानी स्थितियों के बीच अंतर करने में मदद करता है, जो डायग्नोसिस और इलाज दोनों के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से। और जो बात यहाँ सोचने लायक है वो ये है कि टाइम का ये जो डायमेंशन है, ये सिर्फ एक स्टैटिक नंबर नहीं है। ये पैटर्न और स्थिरता के बारे में भी बताता है। मेंटल हेल्थ सिर्फ लक्षणों का होना या न होना नहीं है, बल्कि समय के साथ उनका उतार चढ़ाव भी मायने रखता है। पर जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक पहलू है। पूरी कहानी समझने के लिए हमेशा एक गहरी, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जांच की जरूरत होती है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आने वाले समय में डायग्नोसिस के तरीके बदलेंगे? क्या हम सिर्फ लक्षणों की ड्यूरेशन गिनने के बजाय उनके पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी इंटेंसिटी में उतार चढ़ाव, या शायद ब्रेन एक्टिविटी जैसे बायोलॉजिकल मार्कर्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि इन कंडीशंस को और भी सही तरीके से समझा जा सके? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। आज की इस चर्चा के लिए धन्यवाद।